मम्मी पापा अचानक ही देहरादून छोड़कर दिल्ली आ बसे, जहाँ का स्कूल और सहेलियाँ कुमुद को बहुत पसंद आई। देहरादून पिछली कक्षा की किताबों की तरह पीछे छूट गया। बस सुगंधा आंटी की याद गाहे बगाहे आ जाती थी। देहरादून से सभी लोग आपसे मिलने आते हैं, बस सुगंधा आंटी नहीं आती। कुमुद ने एक रोज हसरत से कहा, सुगंधा आंटी डॉक्टर है और दिनेश अंकल वकील, दोनों ही अपनी प्रैक्टिस छोड़कर कैसे आ सकते हैं। माँ ने बताया। माँ और भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही पापा ने कुमुद को पानी पिलाने को कहा। वह पानी लेकर आई तो सुना कि पापा कह रहे थे, कुमुद की यह बात तुम सुगंधा को कभी मत बताना। कुमुद को समझ में नहीं आया कि इसने न बताने वाली क्या बात थी। जल्दी ही उम्र का वादा शुरू हो गया, जिसमें किसी को खुद की ही खबर नहीं रहती, तो सुगंधा आंटी को कौन याद करता। मम्मी पापा न जाने कैसे उसके मन की बात समझ लेते थे और उसके कुछ कहने से पहले ही उसकी मनपसंद चीज उसे मिल जाती थी। उसकी सहेलियां उसकी तकदीर से रश्क किया करती। कुमुद का मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष था। मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि वह अच्छे नंबरों से पास हो। वह भी जी जान से पढ़ाई में जुटी हुई थी कि दादी के मरने की खबर मिली। दादा दादी अपने सबसे छोटे बेटे सुबोध और बहू वंदना के साथ चंडीगढ़ में रहते थे। पापा के अन्य भाई बहन भी वहां पहुंच चुके थे। घर में काफी भीड़ थी। दादी के अंतिम संस्कार के बाद दादाजी ने कहा, रंजना बेटी, तुम्हारी माँ के जो जेवर हैं, मैं चाहता हूँ कि वह तुम सब आपस में बांट लो। तू सबसे बड़ी है, इसलिए सबके जाने से पहले तू बराबर का बंटवारा कर दे। रात को जब कुमु दादाजी के लिए दूध लेकर गई तो दरवाजे के बाहर ही अपना नाम सुनकर ठिठक गई। दादाजी रंजना बुआ से पूछ रहे थे, तुझे कुमु से चिढ़ क्यों है? वह तो बहुत सलीके वाली और प्यारी बच्ची है। मैं कुमुद में कोई कमी नहीं निकाल रही पिताजी। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि माँ के गहने हमारी पुश्तैनी धरोहर है, जो सिर्फ माँ के अपने बच्चों को मिलने चाहिए, किसी दूसरे की औलाद को नहीं। माँ के जो भी जेवर अभी विनीता भाभी को मिलेंगे, वह देर सवेर देंगी तो कुमुद को ही। यह नहीं होना चाहिए। रंजना बुआ समझाने के स्वर में बोली। कुमुद इसके आगे कुछ नहीं सुन सकी। दूसरे की औलाद शब्द हथौड़े की तरह उसके दिलो दिमाग पर प्रहार कर रहा था। उसने चुपचाप लौटकर दूध का गिलास नौकर के हाथ दादाजी को भिजवा दिया और सोचने लगी कि वह किसी दूसरी जाने किसकी औलाद है, दूसरी जगह और इतने लोगों के बीच मम्मी पापा से कुछ पूछना तो मुनासिब नहीं था। तभी वंदना चाची उसे ढूंढती हुई आई और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर निढाल सी लेटी कुमुद को देखकर बोली, थक गई ना, जा सो जा अब। तभी कुमुद के दिमाग में बिजली से कौंधी, क्यों ना वंदना चाची से पूछा जाए। दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क न होने के कारण उसकी वंदना चाची से बहुत बनती थी और पिछले 3-4 रोज से एक साथ काम करते हुए दोनों में दोस्ती सी हो गई थी। आपसे कुछ पूछना चाची, बताएंगी? उसने निवेदन करने के अंदाज में कहा। जरूर, वंदना ने प्यार से उसका सिर सहलाया। मैं कौन हूँ? कुमुद के इस प्रश्न से वंदना चौंक पड़ी, फिर संभल कर बोली, मेरी प्यारी भतीजी कुमुद, मगर मैं आपकी असली भतीजी तो नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं डॉक्टर राजेश और डॉक्टर विनीता की नहीं, किसी दूसरे की औलाद। यह तो क्या कह रही है? वंदना ने बात काटी। जो भी कह रही हूँ चाची, सही कह रही हूँ। और कुमुद ने रंजना बुआ और दादाजी के बीच हुई बातचीत दोहरा दी। वंदना झल्लाकर बोली, तुम्हारी रंजना बुआ को भी बगैर बवाल मचाए खाना नहीं पचता। उन्होंने कोई बवाल नहीं मचाया चाची, सिर्फ सच्चाई बताई है। पर अगर आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि मैं किसकी औलाद हूँ तो बवाल मच सकता है। मैं जो बताऊंगी उस पर तू यकीन करेगी? अगर यकीन नहीं करना होता तो आपसे पूछते ही क्यों? असलियत जानने के बाद मैं मम्मी पापा से कुछ नहीं पूछूंगी, और कम से कम यहाँ तो कतई नहीं, कभी भी और कहीं भी नहीं पूछना बेटे, वरना वे बहुत दुखी होंगे कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। तुम डॉक्टर सुगंधा और दिनेश नाथ वर्मा की बेटी हो। विनीता भाभी और सुगंधा बचपन की सहेलियां हैं। यह स्पष्ट होने पर कि बचपन में हुई किसी दुर्घटना के चलते विनीता भाभी कभी मां नहीं बन सकती, सुगंधा ने उनकी गोद में तुम्हें डाल दिया था। विनीता भाभी और राजेश भाई साहब ने तुम्हें शायद ही कभी शिकायत का मौका दिया हो। कुमुद ने सहमति में सिर हिलाया। मम्मी पापा से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सुगंधा आंटी ने मुझे क्यों और कैसे दे दिया? दोस्ती की खातिर? दोस्ती ममता से ज्यादा? तभी अंदर से बहुत उत्तेजित स्वर सुनाई देने लगे। सबसे ऊंचा स्वर राजेश का था। मेरे लिए मेरे जीवन की सबसे अमूल्य निधि मेरी बेटी है, जिसके लिए मैं देहरादून से सरकारी नौकरी छोड़कर चला आया
उसके लिए क्या चंद गहने नहीं छोड़ सकता? मैं कल सवेरे जानी आपके बंटवारे से पहले ही जहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन माँ क्यों उठाओनी? रंजना बुआ ने पूछा। उसके लिए आप सब है ना? माँ के अंत समय में सेवा कर ली, मेरे लिए यही बहुत है, राजेश ने कड़वे स्वर में कहा। जो लोग मेरी बेटी को पराया समझते हो, उनके साथ रहना मुझे गवारा नहीं है। वंदना ने कुमुद की ओर देखा और उसने चुपचाप सिर झुका लिया। जब नहीं रुकेगा रोककर रंजना, तुम बात आगे मत बढ़ाओ। दादाजी का स्वर उभरा। उसी समय राजेश कुमुद को पुकारता हुआ वहां से आया और उसे इस तरह बाहों में भरकर अपने कमरे में ले गया जैसे कोई कुमुद को उसे छीन न ले। कल हम दिल्ली लौट रहे हैं कुमुद, सो अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना होगा, राजेश ने कहा। जी पापा, कुमुद ने कहा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। राजेश ने बत्ती बुझा दी। राजेश, कुछ देर के बाद विनीता का स्वर उभरा। मुझे लगता है इस तरह लौटकर तुम सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। रंजना बहन जी ने जिस बेदर्दी से मेरी भावनाओं को कुचला है ना, उसके मुकाबले में मेरी ठेस तो बहुत मामूली है, राजेश ने तलखी से कहा। जो भी मेरी बेटी को नकारेगा उसे मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे वह कोई भी हो, जहाँ तक कि तुम भी। अगली सुबह उन्हें विदा करने को केवल दादाजी, सुबोध और वंदना ही थे, और सब शायद अप्रिय स्थिति से बचने के लिए नींद का बहाना करके उठे ही नहीं। घर आकर विनीता और राजेश अपने काम में व्यस्त हो गए और कुमुद पढ़ाई में। हालांकि कुमुद को लग रहा था कि चंडीगढ़ से लौटने के बाद पापा उसे लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो गए हैं, लेकिन वह अपने असली माता पिता से मिलने और यह जानने को बेचैन थी कि उन्होंने उसे अपनी गोद से उठाकर दूसरे की गोद में क्यों डाल दिया। उसने मम्मी की डायरी में से सुगंधा मौसी का फोन नंबर और पता तो नोट कर लिया था, मगर वह खत या फोन के जरिए नहीं, स्वयं मिलकर यह बात पूछना चाहती थी। परीक्षा सर पर थी और पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था। कुमुद यही सोचती रहती थी कि क्या बहाना बनाकर देहरादून जाए। नीता उसकी खास सहेली थी, उससे कुमुद की बेचैनी छिप नहीं सकी। उसके पूछने पर कुमुद को बताना ही पड़ा। समझ में नहीं आ रहा कि देहरादून किस बहाने से जाऊं। तू भी अजब भुलक्कड़ है, कई बार तो बता चुकी हूँ कि सालाना परीक्षा खत्म होते ही मेरे बड़े भाई की शादी है और बारात देहरादून जाएगी। मैं तुझे बारात में लेकर चलती हूँ, वहाँ जाकर तू जहाँ कहेगी तुझे पहुँचवाने का इंतजाम करवा दूंगी। सो अब सारी चिंता छोड़कर पढ़ाई कर। नीता की बात से कुमुद को कुछ राहत मिली और फिर शाम को नीता उसके मम्मी पापा से मिलकर बारात में चलने की स्वीकृति लेने उसके घर आ गई। बारात में जाने के बारे में सोचने के बजाय फिलहाल तो तुम दोनों पढ़ाई में ध्यान लगाओ। पापा ने नीता की बात सुनकर बड़े प्यार से दोनों का सिर सहलाया। अंतिम साल की परीक्षा है, इसके नतीजे पर तुम्हारा पूरा भविष्य निर्भर करता है। कुमुद को तो मैं कार्डियोलॉजी में महारत हासिल करने के लिए अमेरिका भेज रहा हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है? नीता, अगर मैं भी कार्डियोलॉजिस्ट बन गई अंकल, तो मुझ में और कुमुद में दोस्ती के बजाय स्पर्धा हो जाएगी और हमारी दोस्ती खत्म हो, ऐसा रिस्क मुझे नहीं लेना है। सो कुछ और सोचना पड़ेगा, मगर सोचने को फिलहाल आपने मना कर दिया है। नीता हंसी। नीता को विदा करके कुमुद जब अंदर आई तो उसने अपने पापा को यह कहते सुना, मैं नहीं चाहता विनीता की कुमुद देहरादून जाए और सुगंधा दिनेश से मिले, इसलिए नीता के भाई की शादी से पहले ही कुमुद को लेकर कहीं और घूमने चलते हैं। कैसे जाओगे राजेश? इस बार IMA का वार्षिक अधिवेशन तुम्हारी अध्यक्षता में होगा और वह उन्हीं दिनों में है। कुमुद लबक कर कमरे में आई और कहने लगी, मेरी एक बात मानोगी मम्मा? आप प्लीज सुगंधा मौसी को मेरे देहरादून आने के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि मैं शादी की रौनक छोड़कर उनसे मिलने नहीं जाने वाली। पापा के चेहरे पर यह सुनकर राहत के भाव उभरे थे। ठीक कहती हो, अपनी सहेलियों को छोड़कर माँ की सहेली के साथ बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू पापा, कहकर कुमुद बाहर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। पापा मम्मी से कह रहे थे कि अच्छा है कुमुद इन दिनों में शादी जारी है, क्योंकि हम दोनों तो अधिवेशन की तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे और यह घर पर बोर होती रहने से बच जाएगी। इस तरह समस्या हल होते ही कुमुद जी जान से पढ़ाई में जुट गई। देहरादून स्टेशन पर बारात का स्वागत करने वालों में कई महिलाएं भी थी। लड़की के पिता सबका एक दूसरे से परिचय करवा रहे थे। एक अत्यंत चुस्त दुरुस्त सौम्य महिला का परिचय करवाते हुए उन्होंने कहा, यह डॉक्टर सुगंधा है। कहने को तो हमारी फैमिली डॉक्टर और पड़ोसिन है, लेकिन हमारे परिवार की ही एक सदस्य है।
हमारे से ज़्यादा शादी की धूमधाम इनकी कोठी में है, क्योंकि सभी मेहमान वहीं ठहरे हुए हैं। कुमुद को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका काम इतनी आसानी से हो जाएगा। उसने आगे बढ़कर सुगंधा को अपना परिचय दिया। सुगंधा ने उसे खुशी से गले लगाया और पूछा कि विनीता क्यों नहीं आई। आंटी, मम्मी पापा आजकल एक अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। मैं भी इस बारात में महज आपसे मिलने आई हूँ। कुमुद ने बिना किसी हिचक के कहा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। सुगंधा चौंक पड़ी, फिर संभल कर बोली, अभी तो एकांत मिलना मुश्किल है। रात को बारात की खातिरदारी से समय निकालकर तुम्हें अपने घर ले चलूंगी। उसमें तो बहुत देर है, उससे पहले घर ले चलिए ना। कुमुद ने मनोहार की, अच्छा दोपहर को क्लिनिक से लौटते हुए ले जाऊंगी। दोपहर को सुगंधा ने खुद आने के बजाय उसे लाने के लिए अपनी गाड़ी भेज दी। वो अपने क्लिनिक में उसका इंतजार कर रही थी। तुम अकेले में मुझसे बातें करना चाहती हो, जो फिलहाल घर पर मुमकिन नहीं है। बताओ क्या बात है। सुगंधा मुस्कुराई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे क्यों नकारा, क्यों मुझे दूसरों को पालने के लिए दे दिया। माँ, मुझे मालूम हो चुका है कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। और कुमुद ने चंडीगढ़ वाला किस्सा उन्हें सुना दिया। विनीता और राजेश ने तुम्हें क्या वजह बताई? सुगंधा ने पूछा। उन्हें मैंने बताया ही नहीं कि मुझे सच्चाई पता चल गई है। वह दोनों मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि मैं कभी सपने में भी उनसे कोई अप्रिय बात पूछकर उन्हें दुखी नहीं करूँगी। यानी कि तुम्हें विनीता और राजेश से कोई शिकायत नहीं है? कतई नहीं, लेकिन आपसे है। आपने क्यों मुझे अपने से अलग किया? कमाल है, बजाय मेरी शुक्रिया अदा करने के कि तुम्हें इतने अच्छे माँ बाप दिए, तुम शिकायत कर रही हो। सवाल अच्छे बुरे का नहीं, बल्कि उन्हें दिया क्यों, यह है। मान के भाई, पली चाहे कहीं भी हो, रही वकील की ही बेटी। सुगंधा ने बात हंसी में टालनी चाहिए, मगर वकील की बेटी को डॉक्टर की बेटी कहलवाने की क्या मजबूरी थी? मजबूरी कुछ नहीं थी, बस दोस्ती थी। विनीता माँ नहीं बन सकती थी और अनाथालय से किसी अनजान बच्चे को अपनाने में दोनों हिचक रहे थे। बेटे और बेटी के जन्म के बाद मेरा परिवार तो पूरा हो चुका था। सो जब तुम होने वाली थी तो हम लोगों ने फैसला किया कि चाहे लड़का हो या लड़की, यह बच्चा हम विनीता और राजेश को दे देंगे। ऐसा करके मैं नहीं सोचती कि मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है। अन्याय तो खैर किया ही है। पहले तो सब ठीक था, मगर असलियत जानने के बाद मुझे अपने असली माता पिता का प्यार चाहिए। तभी कुछ खटका हुआ और एक प्रौढ़ पुरुष ने कमरे में प्रवेश किया। सुगंधा चौंक पड़ी। आप इस समय जहाँ कोर्ट से लौट रहा था तो बाहर तुम्हारी गाड़ी देखकर देखने चला आया कि खैरियत तो है। रिया की बारात में कुमुद भी आई है, मुझसे अकेले में बात करना चाह रही थी, सो यहाँ बुलवा लिया, सुगंधा ने कहा और कुमुद की ओर मुड़ी। यह तुम्हारे दिनेश अंकल है। अंकल क्यों, पापा कहिए ना। कुमुद नमस्ते करके दिनेश की ओर बढ़ी, लेकिन दिनेश उसकी अवहेलना करके सुगंधा के जांच कक्ष में जाते हुए कड़े स्वर में बोले, इधर आओ सुगंधा। सुगंधा सहमे स्वर में कुमुद को रुकने को कहकर पर्दे के पीछे चली गई। यह सब क्या है सुगंधा? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि अपने बेटे बेटी का प्यार और हक बांटने के लिए मुझे तीसरी औलाद नहीं चाहिए। तुम गर्भपात करवाओ, मगर तुम नहीं मानी और इसे अपनी सहेली के लिए पैदा किया। खैर, उनके दिल्ली जाने के बाद मैंने चैन की सांस ली थी, मगर यह फिर टपक पड़ी मुझे पापा कहने, हमारे सुखी परिवार में सेंध लगाने के लिए। साफ कह दे रहा हूँ सुगंधा, मेरे लिए यह अनचाही औलाद है। ना मैं स्वयं इसका अस्तित्व स्वीकार करूंगा, ना अपने बच्चों। कुमुद आगे और नहीं सुन सकी। उसने फौरन बाहर आकर एक रिक्शा रोका। अब उसे दिल्ली जाने का इंतजार था, जहां उसके मम्मी पापा व्यस्तता के बावजूद उसके बगैर बेहाल होंगे। प्यार जन्म से नहीं होता है, प्यार तो प्यार करने वालों से होता है, और जो प्यार उसे अपने दिल्ली वाले माता पिता से मिला, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।